एपिसोड 40 में बर्बाद हो गया साहिल की रेपिस्ट कौन है, रेपिस्ट को ढूंढो मिशन। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। साहिल की बात सुनकर मल्होत्रा फैमिली के एक्सप्रेशन काले पड़ गए थे। वहीं सभी लोग मुंह फाड़ कर आंखें बड़ी बड़ी करके साहिल की बात सुन रहे थे। सबसे पहले वसुधा जी ने रिएक्ट किया और साहिल को खुद से अलग करके उसका चेहरा हाथों में भरकर कहा, क्या कहा तूने? साहिल ने रोते हुए कहा, मैं लुट गया दादी, बर्बाद हो गया। दिनदहाड़े एक लड़की ने मेरी इज्जत लूट ली। साहिल की बात सुनकर कृपा जी ने रोते हुए कहा, है भगवान, क्या हो गया मेरे मासूम बच्चे के साथ? कृपा जी की बात सुनकर संगीता जी ने भी रोते हुए कहा, हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हमारे घर के जवान बेटे की इज्जत दिनदहाड़े एक लड़की लूट कर चली गई है। भगवान क्या दिखा रहा है तू? इतना कहकर संगीता जी और कृपा जी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। उन्हें साथ में ज्वाइन करते हुए वसुधा जी भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। इस वक्त घर पर ओम जी, संजय जी और करण जी मौजूद नहीं थे, वरना इन सभी की नौटंकी देखकर वह लोग पागल ही हो जाते। वही साहिल ने मन ही मन कहा, है भगवान, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? कहीं मेरी शादी करवाने की जगह यह मेरी जानेमन को जान से ना मार दे। मेरी तीनों माताएं किसी काली माता से कम ही नहीं है। इतना कहकर साहिल फिर से उन तीनों का साथ देकर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। चारों अपनी ही दुनिया में खोकर इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि घर के नौकरों ने अपने कानों पर हाथ रख दिया था। उन लोगों का दिल यहाँ से भागने का कर रहा था, पर वह सब चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकते थे। तभी ऑफिस से करण जी, संजय जी और ओम जी वापस आए। ओम जी बस आज कंपनी कई दिनों बाद देखने के लिए गए थे, वरना वह रिटायर हो चुके थे। वहीं जैसे ही तीनों ने हॉल के अंदर कदम रखा, हॉल में इन चारों को इस तरह से गला फाड़ कर रोता देख ओम जी, करण जी और संजय जी हैरानी से चारों को देखने लगे, जो सब बात से अनजान होकर साहिल को गले लगा लगा कर रो रही थी। सबसे पहले संजय जी और ओम जी ने रिएक्ट किया और दोनों दौड़ते हुए अपनी अपनी बीवियों के पास गए। ओम जी ने कसके वसुधा जी को गले लगाया और उनका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, आप क्यों रो रही हो वसुधा, मुझे बताओ। अगर इस नालायक ने कुछ किया होगा तो आज छड़ी से मार मार कर इसकी बम सुझा दूंगा। उनकी बात सुनकर वसुधा जी कुछ कह पाती इससे पहले ही संजय जी ने संगीता जी को गले लगाकर उनके सर को सहलाते हुए कहा, हाँ मुझे बताओ, मैं तो इसके दांत तोड़कर इसके हाथ में दे दूंगा। वही संगीता जी भी कुछ कह पाती, तभी कारण जी चलते हुए आकर कृपा जी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कृपा जी को गले लगाकर कहा, मुझे भी बताओ, मैं तो इसका सर ही फोड़ दूंगा। वही साहिल अपने सामने खड़े अपने पापा, बड़े पापा और दादा को देख रहा था, जो कि उसे रोता देख बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाकर उसकी हड्डी पसली तोड़ने का इंतजाम करने के बारे में सोच रहे थे। वसुधा जी ने रोते हुए ओम जी के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, ओम जी, हमारे घर की इज्जत चली गई, हमारे जवान बेटे का दिनदहाड़े रेप हो गया। इतना कहकर वसुधा जी रोने लगी। वही वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी, संजय जी और करण जी तो जैसे ब्लॉक हो गए। उन्होंने घबराती हुई आवाज में कहा, क्या कहा आपने? वसुधा जी ने साहिल की तरफ इशारा किया और कहा, हमारे बेटे की इज्जत चली गई। वही साहिल की तरफ देखकर ओम जी ने अजीब नजरों से कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? साहिल बच्चों की तरह रोते हुए सीधा जाकर ओम जी से चिपक गया। ओम जी ने उसे दूर धकेल कर कहा, सीधे खड़े रहो और बताओ। साहिल ने गला फाड़ फाड़ कर रोते हुए अपनी आपबीती सबको सुना दी। साहिल की बात सुनकर करण जी ने कहा, कैसा लड़का है तू? दिनदहाड़े तेरी इज्जत लूट कर एक लड़की चली और तू क्या कर रहा था? और वैसे भी तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। वही करण जी की बात सुनकर वसुधा जी, संगीता जी और कृपा जी का रोना बंद हो गया। तीनों घूर घूर कर साहिल को देखने लगी।
तीनों को इस तरह से खुद को घूरता देखकर साहिल ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, पापा आप कैसे हो? एक जवान बेटे का सब कुछ लुट गया और आप उसे संभालने की जगह उस पर इल्जाम लगा रहे हो। इतना कहकर साहिल ने अपना चेहरा छुपाया और जोर जोर से रोने लगा। वही साहिल को रोता देख वसुधा जी ने अपनी चप्पल निकाली और कस के करण के ऊपर फेंक कर मारी। करण जी जल्दी से नीचे झुक गए थे, वरना आज उन्हें चप्पल पड़ने वाली थी। वसुधा जी ने कहा, नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते से इस तरह से बात करने की? यह कितना ज्यादा डरा हुआ है, इधर आ मेरे बच्चे। इतना कहकर उन्होंने अपनी बहें खोल दी। साहिल भी दौड़ते हुए सीधा जाकर वसुधा जी से लिपट गया। वसुधा जी ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, मुझे बता कौन थी वह लड़की, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वसुधा जी की बात सुनकर साहिल ने मन ही मन कहा, अरे नो, यह मेरा प्लान कहाँ पलट गया। फिर उसने रोते हुए वसुधा जी से कहा, दादी मुझे उसका नाम नहीं पता, हमें क्लब की सीसीटीवी फुटेज से उसके बारे में पता करना होगा और आप उसे कुछ मत करना। वसुधा जी ने साहिल की बात सुनकर मुंह बनाकर कहा, क्यों कुछ ना करूं? मेरे पोते की वर्जिनिटी छीन ली उस लड़की ने। साहिल ने रोते हुए कहा, दादी इसीलिए तो आप तो जानती हो ना मैं कितना प्यारा और शरीफ हूँ। जिस लड़की ने मेरा फायदा उठाया उसी से अब मुझे शादी करनी होगी। उसने मेरा रेप किया है तो उसे मेरी जिम्मेदारी भी उठानी होगी ना दादी। यह सुनकर वसुधा जी ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। वसुधा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कृपा जी और संगीता जी ने कहा, हाँ माँ, उसने हमारे प्यारे से भोले भले बच्चे का फायदा उठाया है, अब उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी, मेरा मासूम बच्चा। इतना कहकर कृपा जी ने साहिल के गालों पर किस कर दिया। वही करण जी, ओम जी और संजय जी अच्छे से समझ गए थे कि इसमें जरूर साहिल की कोई मिलीभगत है, पर वह तीनों अभी कुछ नहीं कहने वाले थे, क्योंकि अगर उनके जबान से कुछ शब्द निकला और उनकी प्यारी बीवियों को पसंद नहीं आया तो साहिल की जगह पर उनकी पिटाई होना तय था। वही साहिल मन ही मन खुश होते हुए कहने लगा, अब मुझे तुम्हें अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जाने मन इतना सोचकर साहिल खुश हो गया। वसुधा जी ने अपने सामने खड़े अपने दोनों बेटों को देखकर घूरते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी से साहिल जिस क्लब में गया था वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर मुझे बताओ कि कौन है वह डेरिंगबाज लड़की जिसने मल्होत्रा खानदान के बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर उसके बारे में पता नहीं चला तो तुम दोनों को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। वसुधा जी की बात सुनकर संजय जी और करण जी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उन्होंने मन ही मन कहा, बिना किसी गलती के माँ हमें घर से निकाल लेंगे, जबकि क्लब जाकर गलती इस नालायक ने की थी। पर यह सब उनकी वसुधा जी के मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर ओम जी की तरफ देखा, पर ओम जी ने अपने कंधे उचका कर कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। करण जी और संजय जी तो पहले से ही जानते थे कि उनके पापा कभी उनकी मां के खिलाफ जाकर उनका साथ नहीं देने वाले, इसलिए दोनों भाई दौड़ते हुए घर से बाहर क्लब से सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक से उनकी टक्कर अंदर आ रहे अक्षय और पीहू से हो गई। पीहू तो साइड में चल रही थी, पर अक्षय और संजय जी का सर इतनी जोर से आपस में लगा कि दोनों के सर में दर्द होने लगा। अक्षय ने घूरकर अपने पापा को देखा और कहा, क्या आप अभी से अंधे हो गए हो? संजय जी ने घूरकर अक्षय को देखा और कहा, अंधा किसे कहा, मैं अभी भी जवान हूँ। संजय जी की बात सुनकर अक्षय ने कहा, तो फिर ठीक से चल क्यों नहीं रहे हो? आप अभी मेरा सर फोड़ दिया और कह रहे हो कि मैं अभी भी जवान हूँ। ठीक से चलो वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कमर लचक जाए। संजय जी ने घूरकर अक्षय से कहा, अभी मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले ही तुम्हारी दादी ने हमें बेवजह पनिशमेंट दी हुई है, इसलिए हमें जाने दो। इतना कहकर वह बाहर निकलने को ही हुए। अक्षय ने अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हुए कहा कि पनिशमेंट कैसी?
संजय जी ने उसे बताया कि साहिल के साथ किसी लड़की ने जबरदस्ती की थी। यह सुनकर पीहू दौड़ते हुए सीधा अंदर भाग गई और अक्षय अजीब नजरों से अपने पापा को देखने लगा। उसने कहा, क्या आपको लगता है जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी कोई लड़की उसके करीब भी आ सकती है? संजय जी ने लाचारगी से कहा, यह तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, पर तुम्हारी माँ, चाची और मेरी माँ यह बात मानने से रही। उन्होंने हमें बस 1 घंटे का समय दिया है क्लब से सीसीटीवी फुटेज लाकर उस लड़की को ढूंढने का, इसलिए अब हमें जाने दो वरना हमें इसी घर से बाहर निकालने की धमकी दी है तुम्हारी दादी ने। अक्षय ने अपने पापा को रोकते हुए कहा, आप रुके, मैं किसी को फोन करके यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लाने को कहता हूँ। अक्षय की बात सुनकर संजय जी ने खुशी के साथ कहा, सच में तू मेरा ही प्यारा बेटा है। अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, और रियली क्या आप ही वह नहीं है जो बार बार कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह स्मार्ट नहीं हूँ जो कि आपको लगता है कि आप हो, पर असल में हो नहीं। अक्षय की बात सुनकर संजय जी ने मुंह बनाकर, तेरी तो तारीफ करना गलत है, इतना कहकर वापस चले गए। वहीं पीहू जैसे ही अंदर गई, साहिल छोटे बच्चों की तरह पीहू से लिपट लिपट कर रोने लगा। उसका साथ देने के लिए पीहू भी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। दोनों देवर भाभी के रोने की आवाज सुनकर त्रिमूर्ति माताओं ने भी रोना शुरू कर दिया था। वहीं अक्षय, संजय जी, करण जी और ओम जी ने जब यह देखा, तीनों का सर दर्द से फटने लगा। अक्षय ने थोड़ा गुस्से में चिल्लाकर कहा, आप सब यह सब बंद कीजिए, और फिर उसने साहिल की तरफ देखा कर कहा, और क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई है? तो क्या लड़की तुम्हारे ऊपर चढ़कर बैठ गई थी? अक्षय की बात सुनकर साहिल और हड़बड़ा गया, पर फिर उसने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाते हुए वसुधा जी से लिपट कर कहा, दादी देखो ना, भाई को मेरी कोई फिक्र नहीं है। रात को यह भाभी को लेकर चले गए थे मुझे वहां पर अकेला छोड़कर। इतना कहकर वह फिर से लिपट लिपट कर रोने लगा। फिर उसने रोते हुए कहा, दादी अगर भाई मुझे भी साथ ले जाते तो मेरे साथ यह हादसा ही नहीं होता, वही सारा इल्जाम खुद पर डालता। देख, अक्षय ने गुस्से से घूरकर साहिल को देखा। इससे पहले कि अक्षय कुछ कहता, वसुधा जी ने गुस्से से अक्षय पर चिल्लाते हुए कहा, तुम नालायक लड़के, अभी के अभी पता लगाओ कि कौन है वह जिसने मेरे मासूम के साथ यह सब किया है, वरना मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी और मेरी बहू यहीं पर रहेगी। इतना कहकर उन्होंने पीहू का हाथ पकड़ा। वहीं यह सुनकर अक्षय का दिमाग खराब हो गया। बेवजह अब उसे भी इस सब में घसीटा जा रहा था। कुछ देर बाद सब लोग बैठकर सीसीटीवी फुटेज आने का इंतजार कर रहे थे। साहिल भी अब अपने मगरमच्छ के आंसू बहा बहा कर थक चुका था, इसलिए वह शांत होकर बस वसुधा जी के बगल में बैठा हुआ था। उसके दूसरी साइड में कृपा बैठी हुई थी और उसका सर वसुधा जी की गोद में था पर आ रही थी। वही संगीता जी अपने हाथों से कटा हुआ सेब खिला रही थी। साहिल मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि आज उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने कितना बड़ा नाटक किया है, जाने मन तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी पागल फैमिली तुम्हें मजबूर कर देगी मुझसे शादी करने के लिए। वैसे भी तुम काफी इंटरेस्टिंग। इतना सोचकर साहिल मन ही मन मुस्कुराने लगा। वहीं अक्षय गुस्से से घूरकर साहिल को देख रहा था क्योंकि वह अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के इंतजार में बैठा हुआ था, क्योंकि वसुधा जी ने सबको यहाँ पर जबरदस्ती बिठाकर रखा हुआ था। तभी उन्हें बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। सब ने उस तरफ देखा तो वहां से सात्विक और अवनी आ रहे थे। अवनी के हाथों में कोल्ड ड्रिंक थी जो कि वह पीते हुए आ रही थी। अवनी ने जब सबको इस तरह से बैठे हुए देखा तब उसने कहा, क्यों बैठे हुए हो? तभी उसका ध्यान साहिल की तरफ गया जिसे काफी ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था और सब घर की औरतें उसकी खातिरदारी में लगी हुई थी। यह देखकर अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, यह आप सब क्या कर रही हो? मेरे इस गधे भाई को इस तरह से सर पर क्यों चढ़ा रही हो?
उसने इतना कहा ही था कि वसुधा जी ने गुस्से से कहा, तुम नालायक लड़की, चुप रहो। तुम कल रात को मेरे प्यारे पोते को अकेला क्लब में छोड़कर क्यों आ गई थी? देखो क्या हो गया मेरे मासूम से बच्चे के साथ। इतना कहकर उन्होंने प्यार से साहिल के माथे पर हाथ फिराया। वहीं यह सुनकर अवनी ने मुंह बनाकर कहा, और हो भी क्या सकता है, इस नमूने के साथ जरूर फिर से किसी गर्लफ्रेंड ने चप्पल जूते से मारा होगा। अवनी ने इतना कहा कि कृपा जी ने रोते हुए कहा, तुम्हारे भाई के साथ एक लड़की ने जबरदस्ती की। वहीं यह सुनकर अवनी जो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, उसके मुंह से कोल्ड ड्रिंक का फवारा सात्विक के चेहरे पर उड़ गया। सात्विक ने गुस्से से घुरकर अवनी को देखा। वही अवनी जोर जोर से हंसने लगी। उसने हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्या कहा आपने? वही सात्विक का ध्यान भी अपनी माँ की बातों पर गया और वह भी चीखने लगा, क्या कहा आपने? दोनों भाई बहनों का रिएक्शन देखकर संगीता जी ने रोते हुए कहा, तुम दोनों ने सच सुना। हमारे मासूम साहिल का एक लड़की ने फायदा उठा लिया, वह भी दिनदहाड़े। वहीं अपने घर वालों की बात सुनकर अवनी और सात्विक तो जैसे पागल ही हो गए थे। अवनी ने चिल्लाकर कहा, आप सब लोग पागल हो गए हो? यह भाई कुछ भी कहानी बनाकर आप सबको सुना रहे हैं और आप सब इस तरह से मान रहे हो जैसे आप सब ने अपनी आंखों से देखा हो। अवनी की बात सुनकर साहिल अचानक से वसुधा जी की गोद से उठा और उसने झट से अपने शर्ट के बटन फाड़कर अपनी शर्ट निकाल दी। उसकी हरकत देखकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर मेरी बीवी भी है। इतना कहकर उसने पीहू को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दे। साहिल के पूरी बॉडी पर काटने और नोचने के निशान देखकर घर के सभी लोग हैरान हो गए। साहिल ने फिर से नकली आंसू बहाते हुए कहा, माँ देखो, अभी तक मैं यह सब छुपा रहा था, पर इसको मुझ पर यकीन नहीं है। मेरी सगी बहन होकर यह मुझ पर यकीन नहीं करती माँ। इतना कहकर साहिल जाकर कृपा जी से लिपट गया। वहीं कृपा जी ने गुस्से से घुरकर ने कहा, तुम नालायक लड़की, तुम्हें मैं 1 महीने के लिए पॉकेट मनी नहीं दूंगी। तुमने मेरी मासूम बच्चे पर शक किया। वहीं यह सुनकर अवनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है जो आप मेरी पॉकेट मनी बंद करवा रही हो? उसने इतना कहा ही था कि वसुधा जी ने कहा, तू चुप कर वरना 2 महीने की पॉकेट मनी नहीं मिलेगी तुझे। अवनी ने चुप रहना ही बेहतर समझा क्योंकि साहिल ने अपने नाटक में अपनी पूरी फैमिली को फंसा लिया था। वही सात्विक घूर घूर के अपने भाई के बॉडी पर बने निशानों को देख रहा था। तभी दरवाजा एक बार फिर से खुला और अक्षय का आदमी जो कि सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए क्लब गया हुआ था, वह अंदर आया। उसके हाथों में फुटेज देखकर पूरी मल्होत्रा सामने कूदकर खड़ी हो गई, यहाँ तक कि साहिल भी, क्योंकि उसे भी अपनी जानेमन का नाम जानना था। एपिसोड 41, साहिल की जानेमन निकली गैंगस्टर और मेरी शादी करवाओ कुहू की शिकायतें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। जो इंसान सीसीटीवी फुटेज लेकर आया था, यह कोई और नहीं अक्षय का असिस्टेंट राघव था। अक्षय ने राघव को सीसीटीवी फुटेज को टीवी पर दिखाने को कहा। राघव ने कनेक्ट किया। सभी मल्होत्रा फैमिली के लोग दिल थाम कर फुटेज देखने का इंतजार कर रहे थे। तभी सीसीटीवी फुटेज टीवी पर शो हुई। वहां पर टाइम दिखाया गया था जब साहिल शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए अपने रूम की जगह किसी और कमरे में गया था। यह देखकर वसुधा जी ने गुस्से से साहिल की तरफ देखा और कहा, नालायक लड़के, गलती तो तेरी है, तू ही घुसा उसके कमरे में। अब तू मल्होत्रा का बेटा है, थोड़ा बहुत हैंडसम है, तो बहुत सारी लड़कियां तेरे पीछे पड़ी रहती है, और अगर तू खुद किसी लड़की के कमरे में घुसेगा तो वह लड़की अपने हाथ से मौका जाने ही क्यों देगी? तो गलती यहाँ पर तेरी है। अब आगे सीडी चला। इतना कहकर उन्होंने राघव को इशारा किया। राघव ने सीसीटीवी फुटेज को फिर से शुरू किया। यह फुटेज कमरे के अंदर की थी जो कि हिडन कैमरा से ली गई थी। यह देखकर साहिल ने मन ही मन कहा, अब तो मैं गया। उसने इतना कहा ही था कि सब ने देखा कि कैसे वह लड़की साहिल पर टूट पड़ी थी।
साहिल भी बहक गया था पर बाद में उसने खुद को संभाल लिया था। सब लोग यह सब हैरानी से देख रहे थे। साहिल बेचारा चुपके चुपके सबके एक्सप्रेशन देख रहा था। वही पीहू तो चिप्स लेकर ही खाने को बैठ गई थी। वह सीसीटीवी फुटेज को किसी शो की तरह देख रही थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, राघव ने फुटेज बंद कर दी। राघव को बंद करता देख वसुधा जी ने चीढ़ते हुए कहा, अरे नालायक, फिर से शुरू कर। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने थोड़े गुस्से में कहा, वसुधा तुम पागल हो, तुम अपने पोते को इस तरह से कैसे देख सकती हो। वसुधा जी ने कहा, तो क्या हुआ, इसे बचपन से पाला है। साहिल ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर, दादी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र बच्चे पैदा करने की है, आप ऐसे मत करो, मुझे शर्म आती है। इतना कहकर वो अपना मुंह छुपाने लगा। उसकी बात सुनकर कृपा जी ने उसके सर पर मारते हुए कहा, नालायक लड़के, जब मुंह छुपाने के लायक तूने हमें छोड़ा नहीं तो अब तू क्यों छुपा रहा है अपना। वैसे यह लड़की कौन है, जरा पता करके बताओ। अक्षय ने पहले से ही इस चीज का इंतजाम कर लिया था। उसने अपने कुछ लोगों को उस लड़की की फोटो भेजकर पता करने को कहा था। कुछ देर बाद अक्षय के मोबाइल पर उस लड़की के बारे में जानकारी आ गई। लड़की के बारे में पढ़कर अक्षय के चेहरे के एक्सप्रेशन काले पड़ गए। वहीं अक्षय के एक्सप्रेशन देखकर पूरी मल्होत्रा फैमिली दिल थाम कर बैठी हुई थी। तभी वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा कि मेरी होने वाली दूसरी बहू किस परिवार से है। अक्षय के एक्सप्रेशन पूरी तरह से काले पड़ गए थे। अक्षय को कुछ ना कहता देख पीहू अपनी जगह से खड़ी हुई और अक्षय के हाथों से मोबाइल देखकर इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगी। इन्फॉर्मेशन पढ़कर उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने एक नज़र साहिल की तरफ देखा जो बड़ी ही उम्मीद से पीहू की तरफ देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब मेरा क्यूट सा देवर तो गया। तभी वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए, कौन है बेटा। पीहू ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, दादी जो लड़की साहिल के साथ कल थी उसका नाम है अनिका ठाकुर। नाम सुनते ही साहिल ने खुशी से मन ही मन कहा, तो मेरी जानेमन का नाम अनिका ठाकुर है। इससे पहले कि वह और ज्यादा खुश हो पाता, पीहू ने उसके सर पर बम फोड़ते हुए कहा, और यह एक गैंगस्टर है। पीहू की बात सुनकर पूरी मल्होत्रा फैमिली हैरान हो गई। फिर अचानक से संगीता जी ने खुशी से कहा, माँ हमारी क्या किस्मत है, हमें गैंगस्टर बहू मिली है। हम पहले से ही इतने अमीर हैं, ऊपर से यह हमारा बेटा भी तो अंडरवर्ल्ड में है, तो फिर गैंगस्टर बहू से क्या प्रॉब्लम है। हमें सोचिए माँ, सोचिए, डॉक्टर कलेक्टर बहुएं तो सभी को मिलती है पर हमें गैंगस्टर बहू मिल रही है। वहीं संगीता जी का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वसुधा जी भी खुशी से चिल्लाने लगी और साथ में कृपा जी भी। वही साहिल बेचारा अपने सर पर हाथ रख के सोफे पर बैठ गया। उसकी हालत देखकर अवनी पेट पकड़कर हंसने लगी और सात्विक भी बेचारा साहिल सर पर हाथ रखकर सोफे पर इस तरह से बैठा हुआ था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। साहिल ने मन ही मन कहा, मतलब मेरी जाने मन गैंगस्टर निकली। साहिल बेचारा टेंशन के मारे सोफे पर अपना हाथ रख कर बैठा हुआ था और उसकी तीनों माताएं खुशी से चिल्ला रही थी। उन्हें इस तरह से खुश होता देख साहिल ने मन ही मन कहा, मतलब मेरी जाने मन तू गुंडी निकली और मेरी माता है, पहले से ही किसी गुंडों से कम नहीं है। उसके आने के बाद तो यह सच वाली क्रिमिनल बन जाएंगी और फिर घर में ही बंदूक लेकर घूमेंगे। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने अपनी वर्जिनिटी गैंगस्टर को दे दी, अब मैं उसके अलावा किसी और से शादी भी नहीं कर सकता। फिर उसने खुद को हिम्मत देते हुए मन ही मन कहा, तो क्या हुआ, वह गैंगस्टर है तो मैं भी थोड़ी कम, मैं भी साहिल मल्होत्रा हूँ। अब चाहे वह गैंगस्टर हो या फिर मॉन्स्टर, बीवी तो अब उसे मेरी ही बनना होगा। इतना कहकर साहिल उठकर खड़ा हो गया और जाकर सीधा अपनी तीनों माँओं के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने वसुधा जी की तरफ देखकर कहा, तो दादी अब तो उसके बारे में पता भी चल गया है और आपको तो आपकी बहू पसंद भी आ गई है, तो फिर देरी किस बात की, मेरी चट मंगनी पट शादी करवा दो ना।
साहिल की बात सुनकर वसुधा जी ने खुशी से कहा, तुम मेरा असली पोता है, वरना इन नालायक होने तो मुझे शादी करने के लिए कितना इंतजार करवाया और तू खुद आकर शादी के लिए कह रहा है। मुझे गर्व है बेटा तुझ पर। इतना कहकर वसुधा जी ने साहिल का कंधा थपथपाया। फिर उन्होंने संजय जी, करण जी और ओम जी की तरफ देखकर, जल्दी से इसके परिवार के बारे में पता करो, कल हम शादी की बात करने के लिए उनके घर जा रहे हैं। इतना कहकर वसुधा जी फिर से अपनी दोनों बहुओं के साथ बात करने लगी। उनके साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बात कर रही थी। पीहू को याद था पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जब साहिल ने उसे क्लब जाने के बारे में पिछली बार पूछा था तब उसने यह कहकर मना कर दिया था कि उसे क्लब जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसी वजह से अक्षय ने उनमें से किसी को भी नहीं जाने दिया था। उसने मन ही कहा, अनिका बहुत जल्दी आने वाली हो तुमसे मिलने। इतना सोचकर पीहू मुस्कुराने लगी। पीहू ने अपना मोबाइल जल्दी से निकालकर किसी को मैसेज किया और पूछा, अनिका कल रात कहाँ थी? उधर जब यह मैसेज उस इंसान को मिला तब उसने जल्दी से रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता, पर वह कल अपने दोस्तों के साथ शायद क्लब गई थी, पर आज सुबह लौटी है। पीहू ने फिर से मैसेज टाइप किया, तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज है, कल अपने घर पर ही रहना। इतना कहकर पीहू ने अपना मोबाइल रख दिया और मुस्कुराने लगी। असल में अनिका अर्नव की जुड़वा बहन थी। अर्नव जो कि पीहू का फ्रेंड था। अर्नव, आकाश, मिस्टी, खुशी और पीहू, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अनिका बचपन से ही अलग रही थी क्योंकि उसकी अर्नव के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वैसे तो पीहू ने सीसीटीवी फुटेज में ही अनिका को पहचान लिया था, पर वह कंफर्म करना चाहती थी। जैसे ही उसने अनिका का नाम पढ़ा और यह देखा कि वह गैंगस्टर है, उसे हैरानी नहीं हुई क्योंकि वह अर्नव के परिवार के बारे में अच्छे से जानती थी। अर्नव एक अकेला था उनके परिवार में जो नॉर्मल लोगों की तरह हरकतें करता था, वरना यह सोच सोच कर पीहू का हंसी से बुरा हाल हो रहा था कि जब उसके पागल ससुराल वाले ठाकुर परिवार से मिलेंगे तब उनका क्या रिएक्शन होगा। उसे खास करके अनिका के पापा ठाकुर दिग्विजय सिंह, जो कि एक नंबर के उल्टी खोपड़ी के इंसान थे और पागलपंती में उनका कोई जवाब ही नहीं था। उनके बारे में सोच सोच कर उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसने कल ही यह बात अपने परिवार वालों को कहने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वही सब के जाने के बाद अक्षय ने एक नज़र अपनी बीवी की तरफ देखा जो अपनी ही सोच में गुम थी। उसने झट से पीहू को खींचकर अपने गले से लगाकर कहा, अब तुम इन सब के बारे में सोचना छोड़ो और मेरे साथ चलो। पीहू ने हैरानी से कहा, था। अक्षय ने कहा, सरप्राइज है। इतना कहकर अक्षय पीहू को लेकर घर के एक कोने में चला गया। घर काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए अभी तक पीहू ने पूरा घर भी नहीं देखा था। अक्षय धीरे धीरे पीहू को लेकर आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद देखा वह एक बड़े से कमरे के सामने खड़े थे जो कि बाहर से बहुत खूबसूरत और बड़ा लग रहा था। पीहू ने हैरानी से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? अक्षय ने कहा, पहले अंदर तो चलो। अक्षय ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने एक नजर अक्षय की तरफ देखा और कहा, यह क्या है? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सरप्राइज कैसा लगा? पीहू खुशी से दौड़ती हुई सीधा कर अक्षय के गले लग गई। उसने अक्षय के गालों पर बहुत बार किस करते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हो अक्षय, आई लव यू वेरी वेरी मच। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसे प्यार से गले लगाकर उसके माथे पर किस किया। असल में यह कमरा एक बहुत ही बड़ा हॉल था जिसमें अलग अलग सेक्शन अक्षय ने बनाए थे, वह भी सभी पीहू के लिए। एक सेक्शन पीहू को पेंटिंग करने के लिए था, दूसरा उसका डांसिंग प्रैक्टिस के लिए, तीसरे में सिर्फ पीहू, अक्षय और कुहू की तस्वीरें लगी हुई थी जो कि उनकी फैमिली पोर्ट्रेट थी, और एक छोटा सा स्टूडियो भी अक्षय ने बनाया गया था जहां पर पीहू अपने खुद के गाने भी गा सकती थी। असल में यह सब कुछ अक्षय ने सिंघानिया हाउस में देखा था, तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि शादी से पहले वह यह सब अपने घर में पीहू के लिए बनाएगा ताकि शादी के बाद पीहू को कुछ भी अलग महसूस ना हो। तूने कभी नहीं सोचा था कि अक्षय उसके बारे में इतना कुछ सोचता होगा।
वही कुछ देर बाद वह दोनों वापस लिविंग रूम में आ गए। जैसे ही पीहू लिविंग रूम में आकर बैठने को हुई, उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, मम्मा। पीहू ने अपनी नजर उस तरफ घुमा कर देखा जहां पर उसकी क्यूट सी बेटी मुंह फुलाकर खड़ी हुई थी। उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वह बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह लग रही थी। कुहू को देखकर ने अपनी बाहें फैला दी। ये देखकर कुहू दौड़ते हुए पीहू की बाहों में समा गई। कुहू किसी बिल्ली के बच्चे की तरह आकर पीहू से चिपक गई। अक्षय दूर से यह सब देख रहा था। अपनी बेटी की यह हरकत देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हमेशा देखा था कि कुहू मम्मा की प्यार के लिए कितना तरसती है, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। पर अब उसे अपना परिवार पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर तक पीहू को गले लगाने के बाद कुहू धीरे से पीहू से अलग हुए। उसने पीहू की तरफ देखकर नाराजगी भरे लहजे में कहा, मामा आप बेबी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? बेबी को आपकी कितनी याद आई। बेबी आपसे गुस्सा है। इतना कहकर कुहू ने अपना छोटा सा फेस बुलाकर साइड में देखने लगी। कुहू की बात सुनकर पीहू ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, सॉरी ना बेबी, मामा कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था इस वजह से मम्मा चली गई थी। पर अब आप चिंता मत करो, मम्मा बेबी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मम्मा सबसे ज्यादा प्यार बेबी से ही करती है। यह सुनकर कुहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, आप सच में ना सबसे ज्यादा प्यार मुझे करती हो। तभी अक्षय ने आकर कहा, आपकी मम्मा सबसे ज्यादा प्यार मुझे करती है। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। दोनों बाप बेटी दो एक दूसरे को दुश्मनों की तरह घूर रहे थे। यह देखकर पीहू ने सर पीट लिया। उसने दोनों की तरफ देखकर कहा, आप दोनों इस तरह लड़ाई मत करो, मैं आप दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। यह सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया। अक्षय ने कुहू की तरह मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा, बीवी क्या सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें मुझसे नहीं करना चाहिए? आखिर मैं तुम्हारा इकलौता प्यारा सा पति हूँ। अक्षय की बात सुनकर पीहू कुछ कह पाती उससे पहले ही कुहू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अपने डैडी को घूरते हुए कहा, डैडी आप अगर मम्मा के इलौते पति हो तो मैं भी मम्मा की इलौटी बेबी हूँ, तो मम्मा को इस हिसाब से मुझसे प्यार करना चाहिए, ना कि आपसे। तो आप यहाँ से हटो क्योंकि मम्मा सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। इतना कहकर कुहू सीधा जाकर पीहू की गोद में बैठ गई। अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय से बुरी तरह से घूरने लगा। तभी अक्षय के दिमाग में आया और वह भी सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने झट से पीहू और कुहू को झटके सोफे से उठा लिया और अपनी गोद में बिठाया। अब अक्षय की गोद में दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी। यह देखकर दोनों ने मुंह बनाकर अक्षय को देखा और अक्षय ने एटीट्यूड से कुहू से कहा, देखा आप तो सिर्फ मम्मा की गोद में बैठ सकती हो, पर डैडी आपकी मम्मा को और आपको दोनों को अपनी गोद में बिठा सकते हैं, इसलिए मामा को सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करना चाहिए। यह सुनकर कुहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, डैडी आप अपने बड़े होने का फायदा उठा रहे हो, पर याद रखना मम्मा मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी है ना मम्मा। इतना कहकर कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर पीहू की तरफ देखा। पीहू इस वक्त अपनी बेटी और अपने हस्बैंड पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, जो उसके लिए किसी छोटे से बच्चे की तरह लड़ रहे थे। उसने मन ही मन कहा, आप दोनों के अलावा जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए अब, क्योंकि भगवान ने मेरी भी पूरी कर दी मुझे आप जैसे केयरिंग हस्बैंड और बेटी देकर। यह सोच पीहू ने मुस्कुराते हुए पहले कुहू के गाल पर किस किया और कहा, आपसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और जाकर सीधा अपनी तीनों माँओं के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने वसुधा जी की तरफ देखकर कहा, तो दादी अब तो उसके बारे में पता भी चल गया है और आपको तो आपकी बहू पसंद भी आ गई है, तो फिर देरी किस बात की, मेरी चट मंगनी पट शादी करवा दो ना। साहिल की बात सुनकर वसुधा जी ने खुशी से कहा, तुम मेरा असली पोता है, वरना इन नालायक होने तो मुझे शादी करने के लिए कितना इंतजार करवाया और तू खुद आकर शादी के लिए कह रहा है, मुझे गर्व है बेटा तुझ पर। इतना कहकर वसुधा जी ने साहिल का कंधा थपथपाया।
फिर उन्होंने संजय जी, करण जी और ओम जी की तरफ देखकर जल्दी से इसके परिवार के बारे में पता करो, कल हम शादी की बात करने के लिए उनके घर जा रहे हैं। इतना कहकर वसुधा जी फिर से अपनी दोनों बहुओं के साथ बात करने लगी। उनके साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बात कर रही थी। पीहू को याद था पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जब साहिल ने उसे क्लब जाने के बारे में पिछली बार पूछा था तब उसने यह कहकर मना कर दिया था कि उसे क्लब जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसी वजह से अक्षय ने उनमें से किसी को भी नहीं जाने दिया था। उसने मन ही कहा, अनिका बहुत जल्दी आने वाली हो तुमसे मिलने। इतना सोचकर पीहू मुस्कुराने लगी। पीहू ने अपना मोबाइल जल्दी से निकालकर किसी को मैसेज किया और पूछा, अनिका कल रात कहाँ थी? उधर जब यह मैसेज उस इंसान को मिला तब उसने जल्दी से रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता, पर वह कल अपने दोस्तों के साथ शायद क्लब गई थी पर आज सुबह लौटी है। पीहू ने फिर से मैसेज टाइप किया, तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज है, कल अपने घर पर ही रहना। इतना कहकर पीहू ने अपना मोबाइल रख दिया और मुस्कुराने लगी। असल में अनिका अर्नव की जुड़वा बहन थी। अर्नव जो कि पीहू का फ्रेंड था। अर्नव, आकाश, मिस्टी, खुशी और पीहू, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अनिका बचपन से ही अलग रही थी क्योंकि उसकी अर्नव के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वैसे तो पीहू ने सीसीटीवी फुटेज में ही अनिका को पहचान लिया था, पर वह कंफर्म करना चाहती थी। जैसे ही उसने अनिका का नाम पढ़ा और यह देखा कि वह गैंगस्टर है, उसे हैरानी नहीं हुई क्योंकि वह अर्नव के परिवार के बारे में अच्छे से जानती थी। अर्नव एक अकेला था उनके परिवार में जो नॉर्मल लोगों की तरह हरकतें करता था, वरना यह सोच सोच कर पीहू का हंसी से बुरा हाल हो रहा था कि जब उसके पागल ससुराल वाले ठाकुर परिवार से मिलेंगे तब उनका क्या रिएक्शन होगा। उसे खास करके अनिका के पापा ठाकुर दिग्विजय सिंह, जो कि एक नंबर के उल्टी खोपड़ी के इंसान थे और पागलपंती में उनका कोई जवाब ही नहीं था। उनके बारे में सोच सोच कर उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसने कल ही यह बात अपने परिवार वालों को कहने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वही सब के जाने के बाद अक्षय ने एक नज़र अपनी बीवी की तरफ देखा जो अपनी ही सोच में गुम थी। उसने झट से पीहू को खींचकर अपने गले से लगाकर कहा, अब तुम इन सब के बारे में सोचना छोड़ो और मेरे साथ चलो। पीहू ने हैरानी से कहा, था। अक्षय ने कहा, सरप्राइज है। इतना कहकर अक्षय पीहू को लेकर घर के एक कोने में चला गया। घर काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए अभी तक पीहू ने पूरा घर भी नहीं देखा था। अक्षय धीरे धीरे पीहू को लेकर आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद देखा वह एक बड़े से कमरे के सामने खड़े थे जो कि बाहर से बहुत खूबसूरत और बड़ा लग रहा था। पीहू ने हैरानी से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? अक्षय ने कहा, पहले अंदर तो चलो। अक्षय ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने एक नजर अक्षय की तरफ देखा और कहा, यह क्या है? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सरप्राइज कैसा लगा? पीहू खुशी से दौड़ती हुई सीधा कर अक्षय के गले लग गई। उसने अक्षय के गालों पर बहुत बार किस करते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हो अक्षय, आई लव यू वेरी वेरी मच। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसे प्यार से गले लगाकर उसके माथे पर किस किया। असल में यह कमरा एक बहुत ही बड़ा हॉल था जिसमें अलग अलग सेक्शन अक्षय ने बनाए थे, वह भी सभी पीहू के लिए। एक सेक्शन पीहू को पेंटिंग करने के लिए था, दूसरा उसका डांसिंग प्रैक्टिस के लिए, तीसरे में सिर्फ पीहू, अक्षय और कुहू की तस्वीरें लगी हुई थी जो कि उनकी फैमिली पोर्ट्रेट थी, और एक छोटा सा स्टूडियो भी अक्षय ने बनाया गया था जहां पर पीहू अपने खुद के गाने भी गा सकती थी। असल में यह सब कुछ अक्षय ने सिंघानिया हाउस में देखा था, तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि शादी से पहले वह यह सब अपने घर में पीहू के लिए बनाएगा ताकि शादी के बाद पीहू को कुछ भी अलग महसूस ना हो। तूने कभी नहीं सोचा था कि अक्षय उसके बारे में इतना कुछ सोचता होगा?
वही कुछ देर बाद वह दोनों वापस लिविंग रूम में आ गए। जैसे ही पीहू लिविंग रूम में आकर बैठने को हुई, उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, मम्मा। पीहू ने अपनी नजर उस तरफ घुमा कर देखा जहां पर उसकी क्यूट सी बेटी मुंह फुलाकर खड़ी हुई थी। उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वह बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह लग रही थी। कुहू को देखकर ने अपनी बाहें फैला दी। ये देखकर कुहू दौड़ते हुए पीहू की बाहों में समा गई। कुहू किसी बिल्ली के बच्चे की तरह आकर पीहू से चिपक गई। अक्षय दूर से यह सब देख रहा था। अपनी बेटी की यह हरकत देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हमेशा देखा था कि कुहू मम्मा की प्यार के लिए कितना तरसती है, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। पर अब उसे अपना परिवार पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर तक पीहू को गले लगाने के बाद कुहू धीरे से पीहू से अलग हुए। उसने पीहू की तरफ देखकर नाराजगी भरे लहजे में कहा, मामा आप बेबी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? बेबी को आपकी कितनी याद आई। बेबी आपसे गुस्सा है। इतना कहकर कुहू ने अपना छोटा सा फेस बुलाकर साइड में देखने लगी। कुहू की बात सुनकर पीहू ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, सॉरी ना बेबी, मामा कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था इस वजह से मम्मा चली गई थी। पर अब आप चिंता मत करो, मम्मा बेबी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मम्मा सबसे ज्यादा प्यार बेबी से ही करती है। यह सुनकर कुहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, आप सच में ना सबसे ज्यादा प्यार मुझे करती हो। तभी अक्षय ने आकर कहा, आपकी मम्मा सबसे ज्यादा प्यार मुझे करती है। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। दोनों बाप बेटी दो एक दूसरे को दुश्मनों की तरह घूर रहे थे। यह देखकर पीहू ने सर पीट लिया। उसने दोनों की तरफ देखकर कहा, आप दोनों इस तरह लड़ाई मत करो, मैं आप दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। यह सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया। अक्षय ने कुहू की तरह मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा, बीवी क्या सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें मुझसे नहीं करना चाहिए? आखिर मैं तुम्हारा इकलौता प्यारा सा पति हूँ। अक्षय की बात सुनकर पीहू कुछ कह पाती उससे पहले ही कुहू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अपने डैडी को घूरते हुए कहा, डैडी आप अगर मम्मा के इलौते पति हो तो मैं भी मम्मा की इलौती बेबी हूँ, तो मम्मा को इस हिसाब से मुझसे प्यार करना चाहिए, ना कि आपसे। तो आप यहाँ से हटो क्योंकि मम्मा सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। इतना कहकर कुहू सीधा जाकर पीहू की गोद में बैठ गई। अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय से बुरी तरह से घूरने लगा। तभी अक्षय के दिमाग में आया और वह भी सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने झट से पीहू और कुहू को झटके सोफे से उठा लिया और अपनी गोद में बिठाया। अब अक्षय की गोद में दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी। यह देखकर दोनों ने मुंह बनाकर अक्षय को देखा और अक्षय ने एटीट्यूड से कुहू से कहा, देखा आप तो सिर्फ मम्मा की गोद में बैठ सकती हो, पर डैडी आपकी मम्मा को और आपको दोनों को अपनी गोद में बिठा सकते हैं, इसलिए मामा को सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करना चाहिए। यह सुनकर कुहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, डैडी आप अपने बड़े होने का फायदा उठा रहे हो, पर याद रखना मम्मा मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी है ना मम्मा। इतना कहकर कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर पीहू की तरफ देखा। पीहू इस वक्त अपनी बेटी और अपने हस्बैंड पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, जो उसके लिए किसी छोटे से बच्चे की तरह लड़ रहे थे। उसने मन ही मन कहा, आप दोनों के अलावा जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए अब, क्योंकि भगवान ने मेरी भी पूरी कर दी मुझे आप जैसे केयरिंग हस्बैंड और बेटी देकर। यह सोच पीहू ने मुस्कुराते हुए पहले कुहू के गाल पर किस किया और कहा, आपसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यह देखकर अक्षय का चेहरा उतर गया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पीहू ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आपसे भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ। यह देखकर अक्षय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अक्षय और कुहू दोनों बाप बेटी एक दूसरे को आंखों ही आंखों में घूर रहे थे। यह बात पीहू भी देख रही थी। तीनों इस वक्त एक बिल्कुल परफेक्ट फैमिली रख लग रहे थे, जहां पर क्यूट क्यूट से लड़ाई अभी होती थी और एक दूसरे से प्यार।
कुछ देर तक तीनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से प्यारी प्यारी बातें और खट्टी मीठी नोकझोंक करते रहे। फिर पीहू ने कुहू को गोद में उठाया और उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। तब अक्षय पहले से ही कमरे में जाकर तैयार होकर वापस आ गया था। पीहू ने अक्षय को देखकर आप कहाँ जा रहे हो? अक्षय ने पीहू की तरफ देखकर कहा मैं नहीं, हम जा रहे हैं। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने पूछा पर कहाँ? अक्षय ने कहा मेरी प्यारी सासू माँ और मेरी इकलौती साली की बैंड बजाने। यह सुनकर पीहू के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पीहू न खुशी से चहकते हुए कहा आप अभी रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर वह ऊपर कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद पीहू तैयार होकर आई। उसे देखकर अक्षय ने कहा तुम मुझे सेड्यूस करने का एक भी तरीका मिस नहीं करना चाहती बीवी, बाद में मुझे ही कहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। अब अगर मेरे सामने इस तरह से हॉट हॉट बनकर आओगी तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर लूंगा? अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा अब आप अपनी बातें बंद कीजिए और चलिए। दोनों अपनी कार में बैठकर सिंघानिया हाउस के लिए निकल गए। अक्षय ने पहले ही फोन पर मनोहर जी को बता दिया था कि वह दोनों आज सिंघानिया हाउस जा रहे हैं। एपिसोड 42 स्वागत नहीं करोगे हमारा? सासू माँ अक्षय की चाल, माया रेखा का बुरा हाल। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय और पीहू गाड़ी में बैठकर सिंघानिया विला के लिए निकल गए थे। पीहू काफी एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अब अक्षय को यह बात पता है कि माया और रेखा ने पीहू के साथ बचपन से कितना ज्यादा बुरा किया है और पीहू को पिछले जन्म की अक्षय की हरकतें भी आदत है कि अक्षय अगर किसी के साथ बदला लेना चाहे तो उस इंसान क्या का कितना बुरा हाल होता है। रेखा और माया के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। वहीं अक्षय भी पीहू के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि पीहू काफी खुश है। वहीं अक्षय ने मन ही मन कहा बहुत परेशान किया ना तुमने मेरी चेरी को, अब देखो तुम दोनों का मैं क्या हाल करता हूँ। इतना सोचकर अक्षय मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सिंघानिया विला के सामने आकर रुकी। मनोहर जी को पहले से ही पता था और अक्षय ने उन्हें बाहर आने से मना किया था। अक्षय और पीहू दोनों मेन दरवाजे से अंदर जाने को हुए कि दरवाजे पर ही अक्षय रुक गया और उसने अंदर सोफे पर आराम से बैठी माँ बेटी की जोड़ी को देखकर चिल्लाकर कहा स्वागत नहीं करोगे हमारा सासू माँ? वहीं रेखा और माया बैठकर मजे से पीहू को फंसाने की प्लानिंग कर रही थी और उन्होंने जैसे ही यह आवाज सुनी दोनों ने पलटकर देखा। दरवाजे पर ही उन्हें अक्षय और पीहू खड़े दिखाई दिए। अक्षय और पीहू को देखकर रेखा हैरान हो गई और वहीं माया की तो हालत खराब हो गई। उसे पिछली बार का अक्षय का टॉर्चर याद आ गया। बेचारी माया सोफे पर बैठे बैठे ही कांपने लगी। माया के उलट रेखा की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। रेखा मन ही मन सोच रही थी मतलब पीहू की शादी दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन अक्षय मल्होत्रा से हुई है। यह सोच सोच कर माया का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे अब अपने मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। उसने मन ही मन कहा यह बेवकूफ पीहू इतने अमीर इंसान को छोड़कर आखिर उस विशाल के पीछे कैसे आएगी? मैं क्या करूं, कहीं मेरा सारा प्लान खराब ना हो जाए। यह सब रेखा ही मन सोच रही थी। वहीं माया सोच रही थी कि कहीं अक्षय उसके साथ कुछ करना दे, पर जैसे ही उसने अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी वह थोड़ी शांत हो गई क्योंकि उसे लगा कि अब उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। वही अक्षय मन ही मन सोच रहा था आज तुम दोनों माँ बेटी की कमर नहीं तुड़वाई तो मेरा नाम भी अक्षय मल्होत्रा नहीं। चुपचाप खड़ी थी माया ने फिर अपनी घबराहट और अपने डर को कम करते हुए अक्षय की तरफ देखा जो किसी प्रिंस की तरह हैंडसम लग रहा था। वही यह देखकर उसकी बाजू में पीहू खड़ी है। माया के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने मन ही मन कहा हर अच्छी चीज बेवकूफ लड़की की ही किस्मत में क्यों होती है और मुझे हर चीज छीन कर हासिल करना पड़ता है। यह सोचकर माया के दिल में पीहू के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अक्षय और अपने अच्छे से पढ़ लिए थे। मैंने कहा हमारा स्वागत नहीं करोगे सासू माँ?
सासू माँ सुनते ही रेखा अपनी जगह से खड़ी हुई। मनोहर जी कमरे से बाहर निकले, वहीं खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने को ही हुए, तभी उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने रेखा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए, रेखा तुम्हें तमीज नहीं है? हमारा दामाद पहली बार हमारे घर आया है और तुम इस तरह से बैठी हुई हो। जाओ जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। मनोहर जी की बात सुनकर दौड़ते हुए गई, क्योंकि वह मनोहर जी की बात नहीं टाल सकती थी। वहीं माया अभी भी बैठी हुई थी। यह देखकर मनोहर जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, और तुम्हें तमीज नहीं है? तुम्हारे जीजा जी पहली बार घर आए हैं, जाओ जाकर अपनी माँ की मदद करो। मनोहर जी की बात सुनकर माया को गुस्सा तो बहुत आया, पर इस वक्त उनकी बात मानने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी। माया भी नफरत भरी नजरों से पीयू को देखते हुए अपनी माँ के पीछे किचन में चली गई। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। वहीं अक्षय बड़ी सी नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही रेखा ने थाली में से तिलक अक्षय को लगाना चाहा, अक्षय ने अपना सर पीछे करते हुए कहा, सॉरी सासू माँ, पर हमारे घर का अलग रिवाज है। आपको उसी रिवाज से हमारा स्वागत करना होगा, क्योंकि मेरी दादी ने कहा है कि अगर हमारे शादी के बाद की सारी रस्में ठीक तरह से नहीं हुई तो हमारी जिंदगी में परेशानियां आ सकती है। वहीं यह सुनकर माया को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आया। रेखा ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, जी दामाद जी बताइए। दामाद जी कहते हुए रेखा की आवाज में गुस्सा झलक रहा था, पर अक्षय ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मेरी दादी ने कहा है कि जैसे ही हम पग फेरे के लिए घर पहुंचे, आपको सबसे पहले एक कटोरे में पानी लेकर मेरे और मेरी बीवी के पैर धोकर उस पानी से नहाना होगा, यही रिवाज है। वहीं यह सुनकर रेखा ने हैरानी से कहा, यह कैसा रिवाज है? अक्षय ने कहा, यह हमारे घर का रिवाज है। इससे बेटी पर आने वाली सभी समस्याएं माँ के ऊपर चली जाती है, और पीहू तो आपकी बेटी है ना। रेखा ने कहा, मैं यह सब नहीं करने वाली। रेखा की बात सुनकर माया ने भी कहा, मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। यह सुनकर पीहू ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, माँ आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। पीहू की बात सुनकर मनोहर जी ने गुस्से से रेखा से कहा, रेखा यह क्या बदतमीजी है? तुम हमारे दामाद के साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हो? वह आज हमारे घर पहली बार आए हैं, और अगर उनके घर का यह रिवाज है तो तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। रेखा ने मनोहर जी की तरफ देखा, पापा जी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मनोहर जी ने कहा, तुम्हें ऐसा करना होगा, वरना अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मेरे लिए मेरी बेटी और मेरे दामाद से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। यह सुनकर रेखा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर वह किचन में चली गई। उसमें से एक कटोरा लाया और साथ में पानी का छोटा सा पतीला। रेखा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और उसने अक्षय से जूते निकालने को कहा। अक्षय ने मुस्कुराते हुए अपने जूते निकाले और अपने पतीले में रख दिए। रेखा यह देखकर हैरान हो गई कि अक्षय के पैर बुरी तरह से मेल से सने हुए थे। अक्षय ने कहा, दादी ने कहा है कि आपको अपने हाथ से मेरे और मेरी बीवी के पैर धोने होंगे। रेखा गुस्से से भरते हुए दोनों के पैर धोने लगी। दोनों के पैर धोने के बाद वह पानी बिल्कुल काला और मेला हो चुका था, क्योंकि अक्षय ने घर से निकलने से पहले अच्छे से गार्डन में अपने और पीहू के पैरों पर मिट्टी लगा दी थी। उस पानी को देखकर रेखा का उल्टी करने को दिल कर रहा था। वहीं माया भी मन ही मन सोच रही थी कि यह सब उनके साथ क्या हो रहा है। अक्षय ने कहा, इस पानी को मुझे और पीहू को मिलकर ही आपके ऊपर डालना होगा। अक्षय की बात सुनकर रेखा ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाथरूम में जाकर नहा लूंगी। इससे अक्षय ने कहा, यह रिवाज नहीं है तो हमें मानना होगा ना। दादाजी देखिए ना, सासू माँ मान नहीं रही। इतना कहकर अक्षय ने उदास सा चेहरा बनाकर मनोहर जी की तरफ देखा। मनोहर जी ने गुस्से से कहा, रेखा तुम इस तरह से हमारे दामाद की इंसल्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें उनकी सारी बातें माननी ही होगी। रेखा ने फिर से खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि अब उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था।
अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ घर की फर्श गंदी हो जाएगी, इसलिए आप हमारे साथ बाहर आइए, हम कॉरिडोर में आपके सर के ऊपर यह पानी डाल देंगे। रेखा गुस्से से भरते हुए जैसे तैसे घर से बाहर आई। अक्षय ने पीहू का हाथ पकड़ा और कहा, बीवी चलो, हमें हमारी रस्म भी तो पूरी करनी है ना। पीहू ने अपना सर हिलाया। पीहू को मन ही मन काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वह इस समय माया और रेखा के सामने हंसकर यह नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे मजा आ रहा है। रेखा चुपचाप खड़ी थी, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अक्षय और पीहू ने वह पानी का पतीला उठाया और रेखा के ऊपर सारा गंदा पानी डाल दिया। उनके पैरों की मिट्टी पानी में घुल गई थी और पानी की सतह पर थी। इस वजह से रेखा का पूरा चेहरा और बाल गंदे हो गए। इस वक्त वह किसी भिखारी से कम नहीं लग रही थी। यह देखकर अक्षय ने मन ही मन कहा, अभी तो सिर्फ तुम्हें परेशान करने का पहला स्टेप खत्म हुआ है। सासू माँ आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। इतना कहकर अक्षय ने वह पतीला साइड में फेंका। वहीं जैसे ही रेखा के ऊपर पानी पड़ा, उसकी मुट्ठी आप गुस्से से कस गई। यही हाल माया का भी था। जैसे ही पानी डालने के बाद अक्षय ने मनोहर जी की तरफ देखा। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए उसे थम्स अप का इशारा कर दिया। सासू माँ हो गया, अब आपको और भी रस्में पूरी करनी है। वही रेखा जो गुस्से से भरी हुई थी, उसने मन ही मन अब क्या करवाएगा मुझसे, वह यह सोच रही थी कि अक्षय ने कहा कि मेरी साली को भी करनी होंगी। इतना कहकर उसने माया की तरह मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कुराहट इतनी ज्यादा कातिल थी कि माया एक पल के लिए उसके हैंडसम चेहरे में ही खो गई। वहीं यह देखकर पीहू की मुठिया गुस्से से कस गई। चुड़ैल डायन मेरे पति पर डालेगी, अबे तेरे साथ क्या करती हूँ। रेखा ने एक रुमाल से अपना चेहरा पोंछ लिया था, पर उसके कपड़े अभी भी गंदे थे। उसे यहाँ से जाने नहीं दिया क्योंकि उसने कहा कि सभी रस्में इसी तरह से पूरी करनी होगी। फिर अक्षय ने मुस्कुराते हुए मनोहर जी की तरफ देखा और कहा, दादाजी अब मेरी प्यारी इकलौती साली और मेरी सासू माँ दोनों को मिलकर अपने हाथों से यह पूरा लिविंग रूम साफ करना होगा। अक्षय की बात सुनकर माया ने चिल्लाते हुए कहा, यह कौन सी रस्में है। अक्षय ने गुस्से से माया को देखा और कहा, साली साहिबा, मुझे मेरे सामने चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं और रस्म है तो पूरी करनी होगी, क्योंकि मेरी दादी ने कहा था कि नए नवेले शादीशुदा जोड़े को कई लोगों की नजर लगती है। इस वजह से जब हम आए तो हमारे साथ आने वाली बुरी नजरें भी घर के अंदर आ गई, जिस वजह से घर अपवित्र हो गया है। और यह तभी पवित्र होगा जब घर की महिलाएं यानी कि आप दोनों अपने हाथों से पूरे लिविंग रूम को अच्छे से साफ करेंगे। बाद में आपको यहाँ पर इत्र भी छिड़कना होगा। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी ने माया और रेखा को घूरते हुए कहा, जो दामाद जी कह रहे हैं वह चुपचाप करो। माया और रेखा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक नौकर बाल्टी भर पानी और 2 पोछे माया और रेखा के हाथों में लाकर दे दिए। माया और रेखा अपने हाथ में पकड़े उस कपड़े को देख रही थी, जिस कपड़े को आज तक उन दोनों में से किसी ने देखा भी नहीं था। आज उसी कपड़े से उन दोनों को यह जमीन साफ करनी थी। मनोहर जी ने कहा, जल्दी से शुरू करो क्योंकि हमें आगे की भी रस्में पूरी करनी है। माया और रेखा ने नफरत भरी नजरों से अक्षय, पीहू और मनोहर जी को देखा और फर्श साफ करने लगी। दोनों की हालत देखकर पीहू को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वहीं अक्षय मुस्कुराते हुए सोफे सर टिकाकर उन दोनों को देख रहा था। उसने कहा, अच्छे से कमर टूटेगी इतना बड़ा लिविंग रूम साफ करते हुए। मेरी प्यारी सासू माँ और मेरी साली साहिबा की करीब 2 घंटे तक दोनों माँ बेटी लिविंग रूम साफ करती रही। उनकी कमर बुरी तरह से अकड़ गई थी। अक्षय ने कहा, सासू माँ अब हो गया, अब आप दोनों को जाकर नहा लेना चाहिए क्योंकि आप दोनों के शरीर से पसीने की बदबू आ रही है। इस वजह से मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है। इतना कहकर अक्षय अजीब सा चेहरा बनाया। अक्षय की बात सुनकर रेखा और माया ने गुस्से और नफरत भरी नजरों से देखा। वहीं मनोहर जी ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों जल्दी से जाकर नहा लो, दामाद जी को तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो रही है।
माया और रेखा गुस्से से पैर पटकते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, क्योंकि उन्हें भी सच में अपने पसीने की बदबू आ रही थी। वह दोनों थोड़ी ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि पीछे से अक्षय की आवाज आई, सासू माँ जल्दी आना, बाकी की रस्में भी पूरी करनी है। अक्षय की आवाज अब माया और रेखा के कानों में कांटों की तरह चुभ रही थी। दोनों जल्दी से ऊपर गई और अपने अपने कमरे में जाकर नहाने लगी। नहाते हुए माया और रेखा का दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी अक्षय और पीहू की जान ले ले। खास करके मनोहर जी की। रेखा ने बड़बड़ाते हुए कहा, बुढ़े तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं, बार बार घर से निकालने की धमकी देता है। बुढ़ा कहीं का। वही माया भी गुस्से से कमरे में नहाते हुए मनोहर जी, पीहू और अक्षय को गालियां दे रही थी। उसने अक्षय को याद करते हुए कहा, दिखने में तो किसी राजकुमार से कम नहीं है, पर असल में है एकदम राक्षस। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर नीचे आ गई, क्योंकि मनोहर जी ने भी कहा था कि दोनों को जल्दी ही आना है। दोनों माँ बेटी जल्दी से नीचे आई। अक्षय और पीहू मुस्कुराते हुए मनोहर जी से बातें करते हुए कुछ ना कुछ खा रहे थे। जैसे ही पीहू और अक्षय की नज़र सीढ़ियों से आ रही माँ बेटी की जोड़ी पर गई, दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए यहाँ आइए। सासू माँ माया और रेखा नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर अक्षय और पीहू के सामने खड़े हो गए। अक्षय ने उन दोनों को देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, अब बस 2 ही रस्में बाकी रह गई है। आपकी अगली रस्में है कि आप दोनों को धूप में मिट्टी के चूल्हे पर हम दोनों के लिए खाना बनाना होगा, क्योंकि यही रस्म दादी ने बताई थी। वहीं यह सुनकर माया और रेखा का सर चकरा गया। दोनों ने आज तक किचन में कदम नहीं रखा था। ऐसा नहीं था कि दोनों को खाना बनाना नहीं आता था, पर दोनों को कभी इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। माया ने कहा, क्यों, घर में इतने सारे नौकर तो है, फिर हम क्यों बनाएं? अक्षय ने मासूम सा चेहरा बनाकर मनोहर जी से कहा, दादाजी मैं अपनी दादी की बताई रस्म को नहीं तोड़ सकता। मनोहर जी ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा ना, तुम दामाद जी की कोई भी बात नहीं टाल सकती। रेखा ने गुस्से से अपनी मुठिया कसी और चुपचाप अक्षय की बात सुनने लगी। अक्षय ने कहा, और आप सबको ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, आपको बस आलू सब्जी, पुरिया, छोले भटूरे, गुलाब जामुन, कढ़ी चावल, रसगुल्ले, ऐसे ही अक्षय ने 10-20 पकवानों के नाम दोनों माँ बेटी को बता दिए। अक्षय के खाने के बारे में सुनकर माया और रेखा की आंखें ही बाहर आने को ही माया ने थोड़ा रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा, पर इतनी सारी चीजें हम कैसे बना सकते हैं? अक्षय ने कहा, सासू माँ यह तो रस्म है, आपको पूरी तो करनी ही होगी। दादी ने कहा है कि इससे आपकी बेटी यानी कि मेरी बीवी पर अच्छा असर पड़ेगा और वह भी किचन के कामों में अच्छी तरह से परिपूर्ण हो जाएगी। माया ने कहा, तो इसके लिए पीहू को यह सब करना चाहिए, हमें नहीं। अक्षय ने कहा, साली साहिबा यह साली और सासू माँ के लिए ही है, तो यह तो आपको पूरी करनी होंगी ना। मनोहर जी ने कहा, जल्दी से तुम दोनों काम पर लग जाओ, क्योंकि दामाद जी बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, उन्हें हम ज्यादा देर तक इस तरह से इंतजार नहीं करा सकते। तभी 2 नौकरानी या माया और रेखा के सामने आ गए। उन्होंने दोनों को चलने को कहा। माया और रेखा जबरदस्ती उनके साथ चली गई। मिट्टी का चूल्हा गार्डन के बीचों बीच धूप में लगाया गया था। आसपास कई सारे खाना बनाने की चीजें रखी गई थी। माया और रेखा का धूप में आते ही चकरा गया। माया ने अपने आप को हवा करते हुए कहा, माँ मैं तो मर जाऊंगी। रेखा ने कहा, तो मैं कौन सी यहाँ पर जिंदा रहने वाली हूँ, पर हमें यह करना ही होगा, वरना वह बुढ़ा फिर से आ जाएगा हमें 2 बात सुनाने। माया ने गुस्से से कहा, मेरा तो दिल कर रहा है अभी के अभी तीनों का गला घोटकर मार डालूं। उसने इतना ही कहा था कि पीछे से आवाज आई, किसका गला घोटने की बात कर रही थी? साली साहिबा आप। जैसे ही यह आवाज दोनों माँ बेटी के कानों में पड़ी, दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। माया और रेखा ने घबराकर पीछे अक्षत मुस्कुराते हुए उन्हें ही देखा रहा था। रेखा ने बात बदलकर कही, दामाद जी बस यह कह रही थी कि एक दोस्त है जो इसे हमेशा परेशान करती है,
उसी की बात कर रही थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सासू माँ, दोस्त में तो यह सब चलता ही रहता है। वैसे आप जल्दी से काम कीजिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। माया और रेखा बेचारी चुपचाप धूप में खाना बनाने के लिए बैठ गए। उन्होंने देखा लकड़ियां भी गीली थी जिस वजह से बार बार आग बुझ रही थी और दोनों माँ बेटी अपने मुंह से फूंक मारकर आग जला रही थी। दोनों की आंख इतनी ज्यादा धूप और चूल्हे के सामने बैठने के कारण लाल हो चुकी थी। दोनों पूरी तरह से पसीने लटपट हो गई थी। अक्षय मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। दोनों माँ बेटी करीब 3 घंटे तक वहां पर खाना बनाती रही। दोनों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि दोनों लगभग बेहोश होने को ही थी। अक्षय ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुम दोनों का और भी ज्यादा परेशान होना बाकी रह गया है। मेरी बीवी को परेशान करने की सजा तो तुम दोनों को मिल नहीं थी। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। एपिसोड 43 जुल्मी दामाद, हम उन्हें गिफ्ट में बंदूक, तलवार और बम देंगे। रेखा और माया के नहाने जाने के बाद पीहू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देख मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में आज तो अक्षय बेटा आपने उन दोनों की अच्छे से बैंड बजा दी। अक्षय ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो भी मेरी बीवी के साथ गलत करेगा उसके साथ में और भी ज्यादा बुरा करूंगा। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। उन्हें तिल तिल करके तड़पाऊंगा जिससे उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी। अभी तो बस शुरुआत है। मेरी सासू माँ और मेरी प्यारी साली साहिबा की जिंदगी के बुरे दिनों की आगे आगे देखिएगा होता है क्या। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी भी मुस्कुराने लगे। आखिर उन्होंने भी कई बार देखा था कि किस तरह से यह लोग पीहू को अपनी बातों की जाल में फंसाकर उससे कई सारे काम कर आते थे और बेचारी मासूम पीहू की बातों में आकर अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करती थी। इसलिए आज दोनों माँ बेटी की ऐसी हालत देखकर मनोहर जी को भी काफी संतुष्टि मिल रही थी। उनके लिए तो इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनके जिंदगी में अगर उनका कोई रिश्ता बचा था तो वह थी उनकी इकलौती पोती पीहू, जिनके लिए वह हमेशा से चिंता में रहते थे कि उनके जाने के बाद पीहू का क्या होगा। पर अब अक्षय की वजह से उन्हें यह चिंता भी नहीं रही थी। उन्हें अब अपने फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था कि उन्होंने पीहू की शादी अक्षय से क्यों कराई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्षय ने कहा, मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे अपनी पोती की शादी कराई जो हमेशा उसका साथ देगा और उसकी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किलों को उसकी तरफ आने से पहले ही रोक लेगा। अक्षय ने भी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको कभी अपने डिसीजन पर पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दादाजी, क्योंकि मेरी वाइफ ही मेरी जान है। मैंने आपसे कहा था ना कि जिंदगी में मेरी बेटी कुहू और मेरी बीवी पीहू यह दोनों ही सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। अक्षय की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। तभी पीहू ने हंसते हुए कहा, वैसे आपने यह रस्में कहाँ से निकाली अक्षु। अक्षय ने पीहू को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, वह क्या है ना, मेरे बीवी बड़ी शरारती है, इस वजह से मैंने यह रस्में तैयार कर ली। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अक्षय के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, बेशर्म कहीं, आपको शर्म नहीं आती। दादू यहाँ पर ही है। वहीं मनोहर जी मुस्कुराते हुए इन दोनों के बीच में चलने वाली खट्टी मीठी नोकझोंक देख रहे थे, जिन्हें देखकर उनके दिल में सुकून मिल रहा था कि उनकी पोती इतनी जल्दी अक्षय के साथ घुल मिल गई। वह मुस्कुराते हुए दोनों को ही देख रहे थे। यह देखकर अक्षय ने कहा, देखो तुम्हारे दादू तो खुश है कि उन्हें इतना प्यारा केयरिंग दामाद मिला है। उनकी बेटी को अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखता है और तुम एक हो जिसे अपने प्यारे पति की कदर ही नहीं है। इतना कहकर अक्षय ने पीयू की तरफ मासूम सा चेहरा बनाकर देखा।
अक्षय का मासूम सा चेहरा देखकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में पतिदेव। तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी, जहां से दोनों माँ बेटी की जोड़ी बड़ी मुश्किल से चलते हुए आ रही थी। भले ही उन्होंने कपड़े बदल दिए थे और नहा लिया था, पर उनकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वह दोनों कितनी ज्यादा थकी हुई है। दिन में अपने हाथ से एक गिलास पानी भी लेने वाली माँ बेटी की जोड़ी आज दिन भर से नौकरों की तरह काम कर रही थी, तो उनकी हालत इस तरह की होनी तो जायज था। उन दोनों को देखकर तीनों चुपचाप बैठ गए। माया और रेखा बड़ी मुश्किल से आकर उन तीनों के सामने खड़े हो गए। रेखा ने नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, दामाद जी अब तो सभी रस्में हो गई है ना। तभी अक्षय ने माया पर बम फोड़ते हुए कहा, सासू माँ आपकी तो सारी रस्में हो गई है, पर साली साहिबा को अभी भी एक रस्म करनी होगी। वैसे आपके लिए भी एक छोटी सी रस्म है जो आपको अकेले और मेरी साली साहिबा को अकेले करनी होगी। अक्षय की बात सुनकर माया और रेखा की आंखों में डर फैल गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, हमारी इतनी ज्यादा कमर तोड़ने के बाद भी इसे चैन नहीं मिला, जो फिर से रस्मों की बात पर हमसे काम करवाने वाला है। वह दोनों यह सब मन ही मन सोच रही थी कि तभी अक्षय ने कहा, आप जल्दी से खाना परोस है, क्योंकि हमें देर हो रही है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर अक्षय, मनोहर जी और पीहू बैठी हुई थी। वहीं माया और रेखा का बुरा हाल था, क्योंकि सुबह से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। पर अक्षय ने कहा कि जब तक उन लोगों का खाना नहीं हो जाता वह दोनों खाने के लिए नहीं बैठ सकती। यही सब सोच सोच कर माया और रेखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकती थी। तीनों को खाना परोसने के बाद दोनों माँ बेटी चुपचाप खड़ी उन तीनों को खाते हुए देख रही थी। खाना तो अच्छा खासा ही बना था। काफी देर तक पीहू, अक्षय और मनोहर जी मजे से खाना खाते रहे। वहीं माया और रेखा की भूख से हालत खराब थी, पर उन दोनों को पूछने वाला कोई नहीं था। तीनों का खाना खत्म होने के बाद दोनों ने थालियां देखी, तालियों में एक भी खाना नहीं बचा था। यह देखकर दोनों की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने खाना कम से कम 5 लोगों के लिए बनाया था, जिसे इन 3 लोगों ने ही खत्म कर दिया था। माया की आंखों में अब गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वही खाना हो जाने के बाद अक्षय ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे सासू माँ आपके हाथ में जादू है। अगली बार से जब भी मैं आऊँ आप मेरे लिए अपने इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से खाना बनाना, वह भी चूल्हे पर, क्योंकि गैस का खाना अच्छा नहीं बनता। अक्षय की बात सुनकर रेखा ने दांत पीसते हुए चेहरे पर बड़ी सी नकली मुस्कुराहट के साथ अपना सर हिलाया। उसका तो मन कर रहा था कि अभी के अभी अक्षय को हजारों गालियां दे, पर उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। वही रेखा की भूख से हालत खराब थी। उन दोनों को अभी यह नहीं पता था कि उनके ऊपर एक और बम गिरने वाला है। तभी अक्षय ने कहा, वैसे साली साहिबा आपकी अगली रस्में है कि आपको यह सभी बर्तन अपने हाथों से साफ करने होंगे। वह क्या है ना, जब भी कोई नई नवेली जोड़ी खाना खाती है और उनकी प्लेट कोई ऐरा गैरा इंसान साफ करता है, तो उनके रिश्ते को नजर लग जाती है। और आप तो कोई ऐरी गैरी नहीं हो, इसलिए अब आपको यह रस्म करनी होगी। अक्षय की बात सुनकर रेखा और माया हैरान हो गई। अब यह इंसान उनसे बर्तन भी साफ कर पाएगा? माया, जिसने आज तक एक गिलास भी खुद से साफ नहीं किया था, वह यह बात सुनकर हैरान हो गई। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जो गोरे गोरे और बड़े बड़े नेल थे। माया ने इस बार अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए अक्षय ने कहा, देखिए मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और अगर मैंने बर्तन साफ किए तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। माया की बात सुनकर अक्षय ने अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम्हें यह रस्म पूरी करनी ही होगी, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई भी रस्म नहीं छूटनी चाहिए, वरना वह हमें घर में नहीं आने देगी, और अगर मुझे तकलीफ हुई तो आप दोनों को भी तकलीफ होगी, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए।
अब तक अक्षय अपने मीठे मीठे शब्दों में दोनों माँ बेटी को फंसा रहा था, पर अब उसने अपनी मीठी चाशनी को पीछे छोड़कर कठोर लहजे में दोनों माँ बेटी को किसी मालिक की तरह आर्डर दिया, जैसे कि वह दोनों कोई नौकर हो। कुछ देर बाद किचन में माया गुस्से से भरकर बर्तनों को साफ कर रही थी और रेखा किचन में फर्श पर पोछा लगा रही थी। अक्षय ने यही काम उन दोनों को बताया था और किचन में सिर्फ थोड़े से ही बर्तन नहीं थे, पूरा किचन ही बर्तनों से भरा हुआ था जो कि माया साफ कर रही थी। उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत और चेहरे पर गुस्से के कारण बल पड़े हुए थे। दोनों माँ बेटी आज सुबह से काम कर रहे थे, ऊपर से उनके पेट में अन्न का दाना भी नहीं था। सुबह जो ब्रेकफास्ट उन्होंने किया था उसके अलावा अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। थोड़ी देर पहले ही उन्हें पता चला था कि अक्षय, पीहू और मनोहर जी ने घर के सभी नौकरों को कल सुबह आने को कहकर घूमने के लिए भेज दिया था। इस वजह से अब वह किसी से खुद के लिए खाना बनाने के लिए भी नहीं कह सकती थी। माया ने गुस्से भरी आवाज में बर्तन को साफ करते हुए रेखा से कहा, माँ मैं उस पीहू को छोड़ूंगी नहीं, जरूर उसने ही यह सब मिस्टर मल्होत्रा से करने के लिए कहा होगा। माया की बात सुनकर रेखा ने भी कहा, मुझे भी यही लगता है, वही बेवकूफ लड़की हमसे यह सब बदला लेने के लिए कर रही होगी, क्योंकि उसने एक बार भी अपने पति को नहीं रोका जबकि वह हमारे साथ इतना कुछ बुरा कर रहा था। माया अपने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं उस पीहू को छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार उसकी प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ जाए। पर माँ हम यह कैसे करेंगे? माया ने थोड़ा उदासी भरी आवाज में कहा। रेखा ने मुस्कुराहट के साथ, हम कुछ ना कुछ करके उसकी प्रॉपर्टी तो हटिया कर ही रहेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा परेशान आज उसके पति ने हमें किया है, हमें उसका सारा बदला उस पीहू के साथ लेना है। दोनों माँ बेटी काम करते हुए मन ही मन पीहू को फंसाने की प्लानिंग कर रही थी। वहीं हॉल में बैठी पीहू उनके मन की सारी बातें आसानी से सुन सकती थी। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिश है? कोई बात नहीं माय डियर बहना और माय डियर माता श्री, आप दोनों की अभी तो मेरे पति ने बैंड बजाई है, जब मैं और मेरी बेटी करेंगे तब देखना आप दोनों का क्या हाल होता है। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद दोनों वापस घर के लिए निकल गए। घर जाकर मल्होत्रा फैमिली कल की प्लानिंग में लग गए, क्योंकि वह सब कल ठाकुर विला जाने वाले थे। मल्होत्रा फैमिली की सभी औरतें और साहिल लिविंग रूम में बैठकर कल की बातें कर रही थी। तभी पीहू ने एक्साइटेड होते हुए साहिल से कहा, वैसे साहिल तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी कैसी होगी? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी वह तो काफी ज्यादा प्रीति है, आपने तो देखा था ना। तभी वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वैसे उसके परिवार वाले कैसे होंगे? मुझे तो हमारे जैसे ही परिवार वाले चाहिए, जो बिल्कुल हमारी तरह एक्साइटेड और हर चीज में एनर्जेटिक हो। वसुधा जी की बात सुनकर अवनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वैसे माँ वह लोग तो गैंगस्टर है ना, वह तो हमेशा हाथ में बंदूक लेकर घूमते होंगे, हम बिल्कुल हमारे बॉडीगार्ड की तरह। कितना एक्साइटिंग होगा ना, भाई की बीवी बंदूक लेकर भाई के पीछे दौड़ेगी और भाई पूरे घर में भागते फिरेंगे। मैं तो वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करूंगी, मुझे कितने सारे व्यूज मिलेंगे। अवनी की बात सुनकर साहिल ने गुस्से से उसके बाल खींचते हुए कहा, तू मेरी बहन नहीं हो सकती, तू चुड़ैल है। चुड़ैल कभी अपने भाई का अच्छा नहीं सोचती, पता नहीं कौन से ग्रह में तू पैदा हुई थी, जरूर कोई बुरी शक्ति तुझे हमारे घर छोड़कर गई है, जो हमारे जैसे मासूम और प्यारे लोगों को परेशान करने के लिए धरती पर आई है। इतना कहकर साहिल जोर जोर से उसके बाल खींचने लगा। वही साहिल की बात सुनकर अवनी ने गुस्से से साहिल के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए और उसने इतनी जोर से काटा कि बेचारे साहिल की पकड़ छूट गई और वह जोर जोर से अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाने लगा। उसके हाथों पर अवनी के दांतों के निशान लग चुके थे और बिल्कुल थोड़ा सा खून भी निकल रहा था।
यह देखकर साहिल ने चिल्लाते हुए कहा, देखे क्या किया आपके बेटे का हाल, अब मैं अपने ससुराल वालों से मिलने जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ कृपा जी के आगे कर दिया। कृपा जी ने उसके हाथ की तरफ देखा जिसमें दांतों के निशान पड़ गए थे। यह देखकर उन्होंने गुस्से से अवनी से कहा, तुम नालायक लड़की, बिल्कुल नहीं सुधरी, पता नहीं शादी के बाद क्या करोगी, अपने पति को भी ऐसे ही काटती फिरोगी। अवनी ने एटीट्यूड से कहा, अगर पति इसके जैसा नालायक निकला तो उसके साथ भी यही करूंगी, और अगर मेरी सास ऐसी निकली तो उसके साथ भी, फिर चाहे वह लोग मुझे इंसान समझे या फिर कुत्ते का बच्चा। उसकी बात सुनकर कृपा जी ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक लड़की, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर उन्होंने तुझे कुत्ते का बच्चा समझा तो इस हिसाब से इनडायरेक्टली मैं और तेरे पापा ही कुत्ते हुए ना। अवनी ने अपने रोल करते हुए कहा, वैसे मम्मा मैंने आपको ऐसा नहीं कहा, आपने खुद ही खुद को कुत्ता कहा, तो फिर आप मुझे कुछ मत कहना। इतना कहकर अवनी वहां से भाग गई। इससे पहले कि कृपा जी उसे चप्पलों से मारती, वही अवनी के जाने के बाद कृपा जी को समझ में आया कि अभी अभी यह नालायक लड़की उन्हें उनके मुंह पर ही कुत्ता कह कर गई है। यह याद आते ही वह अपनी चप्पल निकालकर अवनी जिस तरफ गई थी उस तरफ भागी। उन्होंने गुस्से से कहा, बाहर निकल नालायक लड़की, आज मैं तेरा अच्छे से पीट पीट कर बुरा हाल कर दूंगी। सबने उन दोनों को इग्नोर किया और अपनी बातों में लग गए। साहिल ने एक्साइटेड होते हुए दादी से, दादी मैंने उनके बारे में पता कर लिया है, मेरी होने वाली बीवी के दादाजी का नाम है दिग्विजय ठाकुर। यह नाम सुनते ही वसुधा जी को एक इंसान का चेहरा याद आ गया, पर उन्होंने फिर सोचा कि जरूरी नहीं कि एक ही दिग्विजय सिंह हो, इसलिए उन्होंने खुद से कहा, यह नहीं हो सकता। और जहां तक मैंने सुना है, हमारे घर की तरह ही मेरे सभी ससुराल वालों का भी दिमाग का स्क्रू ढीला है। साहिल की बात सुनकर वसुधा जी ने उसे घूरते हुए कहा, हमारा स्क्रू ढीला नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग ज्यादा काम का है, और अगर तेरे ससुराल वाले भी हमारी ही तरह हुए तो फिर क्या ही बात, हम सब साथ में मिलकर मजे करेंगे। वही संगीता जी जो सोफे पर बैठकर ढेर सारे चिप्स अपने मुंह में भर कर खा रही थी, उन्होंने कहा, माँ हमें उनके लिए गिफ्ट में क्या लेकर जाना चाहिए, हम बंदूक के लेकर चले क्योंकि उन्हें तो वही पसंद आएगा। संगीता जी की बात सुनकर वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, सच में तुम मेरी सबसे प्यारी बहू है, तेरे अलावा किसी को अकल ही नहीं है। वसुधा जी की तारीफ सुनकर संगीता जी खुश हो गई। उन्होंने खुशी से और सारी चिप्स अपने मुंह में ठूंस लिए। वही संजय जी, अक्षय, ओम जी, करण सब हैरानी से अपनी पागल परिवार की औरतों को देख रहे थे, जिनकी बातें किसी कॉमेडियन शो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। अक्षय की नज़र पीहू की तरफ गई जो चुपचाप बैठी हुई थी। यह देखकर उसने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ मेरी बीवी पर मेरे परिवार वालों का ज्यादा असर नहीं पड़ा। उसने इतना सोचा ही था कि तभी उसे पीहू की आवाज सुनाई दी, जिसने एक्साइटेड होते हुए कहा, दादी मैं तो कहती हूँ हम बंदूकों के साथ साथ छोटी छोटी तलवार, खंजर और जो छोटे बम हमारे बॉडीगार्ड के पास होते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वह भी लेकर चलते हैं, जिससे वह लोग ज्यादा खुश होंगे। पीहू की बात सुनकर बेचारे अक्षय के सर पर बम फूट गया, क्योंकि उसकी बीवी उसकी माँ से आगे निकल गई थी। और वही वसुधा जी खुशी से पीहू के गाल पर किस करते हुए कहने लगी, तू भी काफी इंटेलिजेंट ही मेरी प्यारी बहू, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरे पोते और बेटे नालायक होने के बावजूद मेरी बहुएं इतनी ज्यादा प्यारी और इंटेलिजेंट है। उनकी बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। वही बेचारे जेंट्स गैंग है रानी से अपनी पागल माँ को देख रहे थे, जो बिना वजह ही उन्हें बेवकूफ कह रही थी।